हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। कैसी चल रही पढ़ाई। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला चैप्टर कंप्लीट किया है एनसीईआरटी से। कल आई थी ना उसकी क्लास। अगर कंप्लीट नहीं किए हो तो उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर की एनसीईआरटी को वन शॉट में। जैसे आपको पता है इस सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड कवर कर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स है जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, अदरवाइज एनसीईआरटी को हम लोग लाइन बाय लाइन रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। क्या बोलता है जरा देखें। You have learned that all living cells have to be provided with nutrients, oxygen and other essential substance। जैसे हमने देखा है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यूअसली न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन या फिर अदर इसेंशियल सब्सटेंस प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है, या फिर बॉडी में से हार्मफुल सब्सटेंसेस को बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूअसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू। अब ये क्यों ज़रूरी है, मतलब अगर बॉडी को हम कंटिन्यूअसली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं और अदर इसेंशियल सब्सटेंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्यों ज़रूरी है। और CO2 को बाहर निकालना है या अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस को बाहर निकालना है, तो ये क्यों ज़रूरी है। इसका एक आंसर है फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यू। टिश्यू के हेल्दी फंक्शनिंग के लिए ये ज़रूरी होता है। इट इज़ देयरफॉर essential to have efficient mechanism for the movement of these substances to the cell and from the cell। मतलब हमारे पास एक efficient mechanism होना चाहिए जो या तो सेल में से कुछ चीज़ें बाहर लेके जाएगा या बाहर से आई हुई चीज़ें सेल तक पहुंचाएगा। राइट। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड्स ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट। इस टाइप के ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म ने अलग अलग टाइप का मैकेनिज्म इवॉल्व किया है ताकि वो ये ट्रांसपोर्ट कर सके। सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पंजेस एंड सिलेंट्रेट सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स थ्रू देयर बॉडी कैविटीज। जो हमारे लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स, वो अपने सराउंडिंग फ्लूइड का इस्तेमाल करके अपने बॉडी में की जो चीज़ें होती है वो सर्क्यूलेट कर लेते हैं टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज दिस सब्सटेंसेस। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स यूज स्पेशल फ्लूइड्स। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्पेशल टाइप के फ्लूइड्स का इस्तेमाल करते हैं उनके बॉडी के अंदर ऐसे मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ओके, ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड body fluid by most of the higher organisms including humans for this purpose। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि ह्यूमंस मेनली क्या करते हैं, ब्लड को यूज़ करते हैं इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को कराने के लिए। ठीक है, उसके आगे क्या दिया हुआ है, अनदर बॉडी फ्लूइड लिम्फ ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टन सब्सटेंसेस। अब ब्लड तो हेल्प करता ही है सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लेकिन लिम्फ भी एक अनदर टाइप का फ्लूइड है जो ऐसे सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। मेनली हम लोग इस चैप्टर में ब्लड और लिम्फ के कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो लिम्फ जो है ये टिश्यू फ्लूइड है। ओके, and the mechanism of circulation of blood is also explained here। और ब्लड के मैकेनिज्म को, सर्कुलेशन का जो मैकेनिज्म है हम वो भी यहाँ पे पढ़ेंगे। हमने एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा था ब्लड क्या है, एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और लिम्फ क्या है, एक टिश्यू फ्लूइड है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि ब्लड क्या है। ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है और कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। अब देखते हैं प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा आखिर क्या है। तो प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड। प्लाज्मा का कलर कैसा है, स्ट्रॉ कलर्ड। स्ट्रॉ मतलब हल्का सा पीला, दैट इज येलो कलर। स्ट्रॉ कलर्ड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है। विस्कस मतलब ऐसा थोड़ा गाढ़ा सा, थिक सा, है ना, जैसे हमारा शहद होता है उस तरीके से विस्कस फ्लूइड है।
कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा जो है वो 55% पार्ट कवर कर लेता है। 90 to 90% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर, और इस 55% प्लाज्मा में से 90 से 92% जो है वो वाटर है। कुछ प्रोटीन्स है, कॉन्ट्रीब्यूट प्रोटीन्स कितने होते हैं, 6 to 8% होते हैं। और प्रोटीन्स में क्या क्या मिलेंगे, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स आर दी मेजर प्रोटीन जो हमारे प्लाज्मा में मिलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, देखो वही प्रोटीन्स के रिगार्डिंग दिया हुआ है कि ये प्रोटीन जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो फिब्रिनोजन जो है आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के क्लॉटिंग के लिए मेन प्रोटीन जो है वो है हमारा फिब्रिनोजन, जो नीट 2018 में पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखना। देन ग्लोब्यूलिन्स क्या करते हैं, प्राइमरीली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ग्लोब्यूलिन्स जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है। एंड एल्ब्यूमिन्स हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, और ऑस्मोटिक बैलेंस करने का काम एल्ब्यूमिन्स करती है। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयन एंड क्लोराइड आयन एक्सेट्रा। Glucose, amino acids, lipids etc. are also present in the plasma as they are always in transit in the body, जो इधर उधर मूव होते रहते हैं। उसके बाद में क्या है, फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट। ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो फैक्टर्स की नीड होती है वो भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फिर वो एक्टिव कब होगा, जब हमें इंजरी लग गई, अब ब्लड क्लॉटिंग करना है, वो तब एक्टिव होगा। अगर ऐसे ही एक्टिव रहा तो हमारे बॉडी के अंदर का तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा एंड अल्टीमेटली हमारी डेथ हो जाएगी ना। तो इसीलिए क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और जब हमें इंजरी या फिर नीड पड़ती है बॉडी को ब्लड क्लॉट करने की ताकि एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड ना हो, तब ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है ये एक्टिव हो जाते हैं। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो उसी को हम सीरम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में फॉर्म्ड एलिमेंट्स। देखो फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आ जाते हैं इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। इरिथ्रोसाइट्स को आरबीसी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स को डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। हमने देखा था कि प्लाज्मा जो है वो 55% है, तो बचा हुआ 45% जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स कंज्यूम कर लेता है। एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, उसके बाद में देखो इरिथ्रोसाइट के बारे में देख लेते हैं, आरबीसीज क्या बोलती है। इरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ द सेल इन ब्लड। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो सेल है ब्लड के अंदर वो है इरिथ्रोसाइट। अ हेल्दी एडल्ट मैन हैज़ एन ऑन एन एवरेज 5 millions to 5.5 millions ऑफ आरबीसीज पर mm³ ऑफ ब्लड। मतलब हमारे ब्लड के अंदर कितनी आरबीसीज प्रेजेंट होती है पर mm³ ऑफ ब्लड में 5 million to 5.5 million आरबीसीज प्रेजेंट होती है। आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो। आरबीसी कहाँ बनती है, एडल्ट्स के अंदर वो बनती है रेड बोन मैरो में। आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बायकनकेव इन शेप। मोस्ट ऑफ मैमल्स की जो आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता और उसका जो शेप होता है वो बायकनकेव होता है। ठीक है, दे हैव रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। आरबीसी के पास आयरन कंटेनिंग रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हेंस द कलर एंड नेम ऑफ द सेल्स, उस तरीके का उसका नाम आरबीसी रखा गया रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जिस वजह से वो रेड कलर का होता है। उसके बाद में क्या बोला, हेंस द कलर एंड नेम ऑफ दिस सेल्स। अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन। हमारा हीमोग्लोबिन काउंट हेल्दी ह्यूमन का कितना होना चाहिए, 12 से 16 ग्राम के बीच में होना चाहिए इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। These molecules play a significant role in transport of respiratory gases.
ये रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। These molecules play a significant role in transport of respiratory gases. RBCs have an average lifespan 120 days. RBC की जो लाइफ स्पैन होती है वो कितने दिन की होती है? 120 दिन की होती है। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लिन, और बाद में 120 दिन के बाद में वो डिस्ट्रॉय हो जाती है स्प्लिन में, इसीलिए उसको हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोलते हैं। ग्रेवयार्ड मतलब जिसको हम कब्रिस्तान बोलते हैं ना, तो कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी स्प्लिन को बोला जाता है। ध्यान में रखना, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी के बारे में देख लेते हैं। ल्यूकोसाइट्स आर आल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, एज दे आर कलरलेस। उनके पास कोई कलर नहीं होता ड्यू टू दी लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। क्यों कलरलेस होते हैं? क्योंकि उनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता। एंड आरबीसीज रेड क्यों होती है? क्योंकि उनके पास हीमोग्लोबिन होता है जो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। ओके, ये चीजें याद रखना। दे आर न्यूक्लिएटेड, आरबीसी जो था वो ए न्यूक्लिएट था जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, लेकिन ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड आर रिलेटिवली लेजर इन नंबर विच इज एवरेज 6000 to 8000 mm³ ऑफ ब्लड, और उनका नंबर कितना होता है? 6000 से लेकर 8000 इतना होता है। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव, इनका लाइफ स्पैन छोटा होता है। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसीज, जिसमें आ जाते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स एंड उसके बाद ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट मतलब वो जिनके सरफेस पे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ए ग्रैन्युलोसाइट मतलब जो स्मूथ होते हैं, जिनके सरफेस के ऊपर में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। फिर देखो यहाँ पे क्या है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रैन्युलोसाइट। ये जो तीन है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ये आ जाते हैं हमारे ग्रैनुलोसाइट में, वाइल लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर द ए ग्रैनुलोसाइट। ओके, फिर न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल, 60 to 65% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी होते हैं, जो 60 to 65% होते हैं टोटल डब्ल्यूबीसी में से, एंड बेसोफिल्स आर द लीस्ट, जिनका परसेंट होता है 0.5 to 1% अमंग देम। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स 6 to 8% आर phagocytic cells which destroy foreign organism entering in the body. बेसोफिल सिक्रेट्स हिस्टामिन। बेसोफिल क्या क्या सिक्रेट करता है? हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हेपेरिन, एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है? बेसोफिल्स, और वो क्या सिक्रेट करते हैं? हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हेपेरिन। ओके, इओसिनोफिल्स का परसेंट कितना है? 2 to 3%। रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड आर ऑल्सो क्या दिया है? ऑल्सो एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शंस। यहाँ पे देखो हमको कुछ डायग्राम में दिया हुआ है, ये भी ध्यान में रखना। ये सिंपल आरबीसी है, ये प्लेटलेट्स है, ये इओसिनोफिल है, हेडफोन शेप का न्यूक्लियस होता है, ध्यान में रखना। बेसोफिल, ये न्यूट्रोफिल्स जिसमें मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है। मोनोसाइट में बीन शेप का न्यूक्लियस होता है इस तरीके से। टी लिम्फोसाइट है ये, एंड ये बी लिम्फोसाइट है। इमेज भी याद रखना, पूछ लेता है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है आगे? लिम्फोसाइट्स 20 to 25% are of two major types, B and T form. Both B and T lymphocytes are responsible for immune response of the body. जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होते हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर प्लेटलेट्स के बारे में देख लो। प्लेटलेट्स ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो। ये जो प्लेटलेट्स है ये सेल नहीं है, ये सेल के फ्रेगमेंट्स है। ओके, ये सेल के फ्रेगमेंट्स है। ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1.5 लाख से 3.5 लाख, 1.5 लाख से 3.5 लाख नंबर में ये प्रेजेंट होते हैं। प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस, most of which are involved in the coagulation or clotting of the blood. और reduction in number can lead to clotting disorder. अगर प्लेटलेट्स के नंबर कम हो जाते हैं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, जो एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड को
कॉज करता है। जैसे अगर हमें इंजरी लग गई और हमारे अंदर अगर प्लेटलेट्स के काउंट बहुत कम है तो वो ब्लड ही नहीं रुकेगा, ब्लड रुकेगा ही नहीं, लॉस हो जाएगा एक्सेस ब्लड का। इसीलिए प्लेटलेट्स का नंबर भी जितना रिक्वायर्ड है उतना होना चाहिए। उसके बाद में देखो ब्लड ग्रुप क्या बोल रहा है, देखो एज यू नो ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट दो इट अपीयर्स टू बी सिमिलर। Various type of grouping of blood has been done. Such two grouping, the ABO and RH, are widely used all over the world. हमने देखा है कि हमारे पास में बहुत सारे मतलब सभी लोगों के पास अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तबकि सबका ब्लड दिखता तो सेम ही है। तो दो टाइप के ब्लड ग्रुपिंग की जाती है, ABO ब्लड ग्रुपिंग एंड RH ये होती है। तो देख लेते हैं हम ABO ग्रुपिंग के बारे में क्या बोल रहा है। ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigens. ABO ब्लड ग्रुपिंग जो है वो दो सरफेस एंटीजन के प्रेजेंस या एब्सेंस के ऊपर डिसाइड किया जाता है ऑन दी आरबीसी के मेम्ब्रेन। तो ए और बी एंटीजन प्रेजेंट है, इसके बेसिस पर ABO ब्लड ग्रुपिंग डिसाइड किया जाता है। फिर क्या बोला, सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन two natural antibodies, protein produced in response to antigen. The distribution of antigen and antibodies in the four group of blood A, B, AB and O are given in table, जो हम नीचे देखेंगे अभी। You probably know that during blood transfusion any blood cannot be used. जब हम किसी को ब्लड देते हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं तो हम किसी का भी ब्लड किसी को नहीं दे देते। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने से पहले हम लोग ब्लड ग्रुप कंफर्म कर लेते हैं कि ये ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है तो ही हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज कराएंगे या उसको ब्लड देंगे। द ब्लड ऑफ अ डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच्ड with the blood of recipient before any blood transfusion to avoid severe problems of clumping. अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है तो बॉडी में जैसे ही दूसरा ब्लड जाएगा तो क्लम्पिंग हो जाएगी। एंड व्हाट इज दैट क्लम्पिंग? क्लम्पिंग इज अ क्लॉटिंग, ब्लड जम जाएगा एंड इसका एक ही चीज होगा, फिर इंसान की डेथ हो जाएगी, आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ना, ऑब्वियसली इंसान तो मर जाएगा। फिर क्या बोला, फिर द डोनर्स कंपैटिबिलिटी इज ऑल्सो शोन इन द टेबल। ये टेबल देखो, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप क्या है, ए, तो एंटीजन ऑन आरबीसी ए होगा और एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा एंटी बी होगी। तो डोनर ग्रुप जो होंगे वो ए एंड ओ होंगे, जो ए और ओ है वो इसको दे सकते हैं। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन क्या होगा, बी, जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन प्रेजेंट होती है और एंटीबॉडीज उससे अपोजिट होती है, तो एंटी ए प्रेजेंट होगा। डोनर ग्रुप बी एंड ओ, ये हो गया। ए बी में एंटीजन ऑन आरबीसी ए बी, ए और बी दोनों होगा, एंटीबॉडीज नहीं होगा क्योंकि दोनों यहाँ प्रेजेंट, तो यहाँ तो कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। डोनर ग्रुप क्या क्या है, ए बी भी दे सकता है, ए बी एंड ओ, ये तीनों चारों दे सकते हैं। ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो एंटीजन ऑन आरबीसी नील हो जाएगा पर एंटी बॉडीज जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होगी वो ए और बी प्रेजेंट होगी। मतलब अगर ए और बी ब्लड ग्रुप वाले ने दे दिया तो क्लम्पिंग करा देंगे वो लोग। तो डोनर जो होगा वो सिर्फ ओ दे सकता है, ठीक है। फिर क्या बोला, टेबल के अकॉर्डिंग फ्रॉम द अबव मेंशन टेबल इट इज एविडेंट दैट ग्रुप ओ ब्लड कैन बी डोनेटेड टू पर्सन्स विथ एनी अदर ब्लड ग्रुप। मतलब अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। and hence O group individuals are called universal donors. Persons with AB group can accept blood, और जिनके पास में AB ब्लड ग्रुप है वो किसी से भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकते हैं from the person with AB as well as the other group of blood. Therefore such persons are called universal recipient. मतलब O ब्लड ग्रुप वाले को यूनिवर्सल डोनर हमने कहा और AB को यूनिवर्सल रेसिपिएंट। मतलब ओ वाला किसी को भी दे सकता है और ए बी वाला किसी से भी ले सकता है। आप लोग बताना आपका ब्लड ग्रुप क्या है, कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। पता तो है ना तुम लोगों को तुम्हारा ब्लड ग्रुप, और नहीं है पता तो चेक कराओ भाई, है ना। चलो फिर RH ग्रुपिंग क्या है, अनदर एंटीजन, द RH एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन rhesus monkeys
ये RH एंटीजन वो है जो रिसस मंकीज में पाया जाता था. इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ RBC ऑफ मेजोरिटी नियरली 80% ऑफ ह्यूमन्स. ये RH ग्रुपिंग जो है ये भी हमने 80% ऑफ ह्यूमन में देखा है. सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड RH पॉजिटिव. जिसके RBC के मेम्ब्रेन पर अगर RH फैक्टर जो है वो प्रेजेंट है तो वो RH पॉजिटिव होगा, और जिस केस में नहीं है वो RH निगेटिव होगा. जैसे हम बोलते हैं ना कि ब्लड ग्रुप हमारा A तो है बट हम A पॉजिटिव बोल देते हैं, B पॉजिटिव, A निगेटिव, O निगेटिव, O, ये सारी चीज़ें होती है. मतलब ऐसा कि उनके पास में अगर RH एंटीजन RBC की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा, और नहीं है तो नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा. अब 80% ह्यूमंस में जब RH फैक्टर प्रेजेंट है तो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ होंगे, एंड बहुत रेयर होते हैं जिनका नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है. तो जैसे अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है और वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप के साथ में है तो ब्लड बैंक्स में भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले ब्लड मिलना मुश्किल हो जाता है. तो वो बहुत ही रेयर केस में होते हैं. मतलब 20% ही ऐसे लोग हैं जिनका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और 80% ऐसे हैं जिनका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है. ओके, फिर क्या बोला? An RH negative person, if exposed to the RH positive blood, will form specific antibodies against the RH antigen. अगर हमने नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले के साथ में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को मिला दिया तो वहाँ पर भी जो हमारा स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती है वो रिएक्ट कर जाती है और क्लम्पिंग कर देते हैं वो लोग भी. देयरफॉर RH ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन्स. मतलब हमने ब्लड ग्रुप तो ये कर लिया, मैच कर लिया, लेकिन हमें RH ग्रुपिंग को भी मैच करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले. अ स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी mismatching has been observed between RH negative blood of pregnant mother with RH blood of the fetus. और RH इनकम्पैटिबिलिटी का मेन एग्जाम्पल हम देखते हैं जब हम RH निगेटिव ब्लड के साथ अगर मदर है और उसके उम्ब में RH पॉजिटिव एम्ब्रियो जो है वो ग्रो कर रहा है, उस केस में तो देखो क्या है उसमें, RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू RH निगेटिव ब्लड ऑफ मदर. RH एंटीजन जो है फीटस की वो RH निगेटिव के साथ में पहली बार में तो ऐसे एक्सपोज नहीं होती या मिक्स नहीं होता उनका ब्लड इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा से वो होता है. लेकिन डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड देयर इज अ पॉसिबिलिटी. मतलब जब पहले बेबी की डिलीवरी होगी तो वहाँ पे चांसेस है कि दोनों का ब्लड जो होगा प्लेसेंटा कट के दौरान मिक्स हो जाएगा. क्या बोला देखना फिर से, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ द RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस. इन सच केसेस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज. अब जब मिक्स हो गया तो मदर की बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है. तो पहले फीटस को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, अगर बच्चा फिर से RH पॉजिटिव वाला है तो वो उसको तभी मार देगा, बनते ही मार देगा. क्यों? क्योंकि उसने एंटीबॉडीज बना लिया था एंड वो बोल रहा है कि अब ये मेरा बच्चा है ही नहीं, लाइक ये मेरे बॉडी का पार्ट है ही नहीं. तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि पहले डिलीवरी के बाद में मदर को क्या दे दिया जाता है, लाइक जो एंटीबॉडीज बनाने वाला जो फैक्टर है RH एंटीबॉडी पहले ही दे दिया जाता है ताकि वो उसको ना बना पाए. देखो ये क्या है यहाँ पे, इन सच केसेस द मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड. इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज, मतलब आगे की प्रेगनेंसीज में द RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर कैन लीक इन टू द ब्लड ऑफ द फीटस RH पॉजिटिव एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBC. और जब फीटस की RBC को डिस्ट्रॉय कर दिया तो फीटल तो जिंदा रहेगा ही नहीं ना, फीटस तो मर जाएगा. दिस कुड बी फैटल टू दी फीटस और चाइल्ड. कॉज या तो वो मर जाएगा या तो उसको सीवियर अनीमिया हो जाएगा या फिर जॉइंडिस हो जाएगा. दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. ये कंडीशन को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोलते हैं. और इस टाइप की चीज़ें अवॉइड करने के लिए मदर को पहली डिलीवरी के बाद RH एंटीबॉडी दी जाती है
इमीजिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, पहले चाइल्ड के बर्थ के बाद तुरंत ही उसको एंटी RH एंटीबॉडी दे दी जाती है ताकि सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में ये सारी चीज़ें ना हो। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है वो देख लेते हैं। यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योर सेल्फ, अब हम तो कट नहीं करते ना जानबूझ के, हो जाती है कट ऑब्वियसली। कुछ कुछ लोग होते हैं जो सच में काट भी लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, यू नो दैट when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. अब कट लग गया तो खून तो निकलेगा, पर हमने देखा है कि वो खून जो है वो काफ़ी लंबे समय के लिए नहीं निकलता, वो रुक जाता है। तो क्यों रुकता है? यूजुअली द ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। डू यू नो व्हाई? क्योंकि ब्लड एग्जिबिट कोएगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजुरी और ट्रॉमा। क्योंकि हमारे बॉडी के पास में ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ट्रॉमा या इंजुरी के बाद में ब्लड के एक्सेस लॉस को बचाता है। ठीक है, यू वुड हैव ऑब्जर्व अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड एट द साइड ऑफ द कट। हमने देखा है जहाँ पे हमें कट लग जाता है वहाँ कुछ दिनों के बाद में ऐसा ब्राउनी सा स्कम रेडी हो जाता है, मतलब ऐसा कड़क सा पार्ट बन जाता है। तो वो क्या चीज़ें हैं? तो वो जो स्कम है वो क्या है? इट इज़ ए क्लॉट और कोएगुलम फॉर्म्ड मेनली ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फिब्रिन। वो फिब्रिन का एक थ्रेड है इन विच डेड पार्टिकल्स एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप। मतलब हमें इंजुरी लगी थी तो जो ऐसे डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं और वो एक ऐसा स्कम बना देता है कड़क सा दर्द के ऊपर। ठीक है, फिब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन जो है इनएक्टिव फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है इन द प्लाज्मा बाय एंजाइम थ्रोम्बिन। किस एंजाइम की हेल्प से? थ्रोम्बिन की हेल्प से। Thrombins in turn are formed from another inactive substances present in the plasma called prothrombin. प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन जाता है। प्रोथ्रोम्बिन जो है ना वो इनएक्टिव स्टेज है, थ्रोम्बिन एक्टिव हो गया। एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेस, किस एंजाइम की प्रेजेंस में? थ्रोम्बोकाइनेस इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। दिस कॉम्प्लेक्स is formed by series of linked enzymatic reaction, जिसे हम कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो है वो लिंक की तरह लाइक वन बाय वन चलते रहती है, इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट। एन इंजुरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज अ सर्टेन फैक्टर। अगर हमें कहीं पर ट्रॉमा हुआ है या कहीं इंजुरी हुई है तो हमारे प्लेटलेट्स जो होते हैं वो ब्लड को ऐसे फैक्टर्स रिलीज करने के लिए बोलती है जो मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन को एक्टिवेट कर पाए। सर्टेन फैक्टर्स रिलीज्ड बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजुरी ऑल्सो कैन इनिशिएट कोएगुलेशन। कैल्शियम आयंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। क्लॉटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला जो एलिमेंट है वो हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम आयन। ठीक है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद में हम लिम्फ के बारे में देखते हैं कि लिम्फ क्या चीज़ है। देखो लिम्फ क्या है, यहाँ पे देखना। हाँ, लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। क्या है? एज द ब्लड passes through the capillaries in tissue, some water along with many small water soluble substances move out into the spaces. जब हमने देखा है कि ब्लड कैपिलरीज से जब बहता है तो कुछ वाटर भी जो है वो सॉल्युबल सब्सटेंस के साथ में मूव करता है और स्पेसेस के बिटवीन वो क्या करते हैं? इनटू द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यू लिविंग द लार्जर प्रोटीन्स एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड वेसल्स। दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और जो फ्लूइड वहाँ पे रिलीज हो जाता है उसको हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। एंड टिश्यू फ्लूइड ही तो लिम्फ है, टिश्यू फ्लूइड ही तो लिम्फ है ना। इट हैज़ द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। और उसमें वही मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज ऑकर थ्रू दिस फ्लूइड। मतलब एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स जो है ये लिम्फ के मदद से ही होता है।
An elaborate network of vessels called lymphatic system collects this fluid and drains it back to the major veins. The fluid present in the lymphatic system is called the lymph. lymph is colorless fluid. lymph जो है वो colorless fluid है containing specialized lymphocytes, जिसमें specialized lymphocytes present होते हैं which are responsible for the immune response of the body. lymph is also an important carrier for nutrients, hormones, etc. Fats are absorbed through lymph in the lacteal present in the intestinal villi. इंटेस्टिनल विलाय में जो लैक्टियल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे फैट का एब्जॉर्प्शन भी ये लिम्फ ही करवाता है. फिर अब हम देख लेते हैं सर्कुलेटरी पाथवे इसके बारे में, किस किस टाइप का सर्कुलेटरी पाथवे प्रेजेंट होता है. देखो, द सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर ऑफ टू टाइप्स, ओपन या क्लोज. दो टाइप के सर्कुलेटरी पाथवेज प्रेजेंट होती है, ओपन एंड क्लोज. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में प्रेजेंट होता है? आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इन विच ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट पासेस थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू ओपन साइनसेस. ओपन साइनसेस में खुलता है, उसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोला. किस किस में पाया जाता है? आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क. ठीक है. ओपन स्पेसेस or body cavity is called sinuses. Annelids and chordata have a closed circulatory system. Closed circulatory system किस किस में होते हैं? Annelids and chordates में. In which the blood pumped by the heart is always circulated through a closed network of blood vessels. This pattern is considered to be more advantageous. अरे क्या बोल रही थी मैं, है ना? Advantageous as the flow of fluid can be more precisely regulated. फिर क्या बोलता है? All vertebrates possess a muscular chambered heart. हर वर्टिब्रेट के पास में मस्क्यूलर हार्ट होता है. उसमें चैम्बर्स अलग अलग हो सकते हैं ना, किसी में 2 चैम्बर्ड होगा, किसी में 3 चैम्बर्ड होगा, किसी में 4 चैम्बर्ड होगा. तो फिशेस के पास में क्या होता है? फिशेस हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट विथ एन एट्रियम, जिसमें एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है. एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, इनमें 3 चैम्बर्ड होते हैं. एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड होता है विथ 2 एट्रिया एंड अ सिंगल वेंट्रिकल. वेयर crocodile, birds and mammals possess 4 chambered heart with 2 atria and 2 ventricles. In fishes, the heart pumps out deoxygenated blood which is oxygenated by gills and supplied to the body parts from where deoxygenated blood is returned to the heart. सिंगल सर्कुलेशन होता है फिशेस के अंदर में. ठीक है. इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स, लेफ्ट एट्रियम जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम द गिल्स, लंग्स या स्किन, एंड द राइट एट्रियम गेट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स. However, they get mixed up in the single ventricle with pumps out mixed blood. Incomplete double circulation जैसे बोलते हैं. In birds and mammals, oxygenated and deoxygenated blood received by the left and right atria respectively passes on the ventricles of the same sides. The ventricles pump it out without any mixing up. That is, 2 separate circulatory pathways are present in this organism. Hence, these animals have double circulation. Let us study the human circulatory system. अब हम human circulatory system को देख लेते हैं. चलो देखो human circulatory system क्या बोलता है. human circulatory system देख लेते हैं. देखो, human circulatory system also called the blood vascular system consists of muscular chambered heart. human circulatory system में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक मस्क्यूलर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड एंड द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड. ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है. अब हार्ट के बारे में देख लो. हार्ट इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन. हार्ट जो है ये मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है. इज सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी इन बिटवीन द 2 लंग्स. जैसे ये हमारे 2 लंग्स प्रेजेंट थे, तो इनके जैसे ये 2 लंग्स है तो इनके बीच में हमारा हार्ट प्रेजेंट है. ठीक है. स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्टेड है. इट हैज़ द साइज ऑफ क्लेंज्ड फिस्ट, हमारी बंद मुट्ठी के बराबर का साइज होता है इसका.
It is protected by double-walled membranous bag, pericardium. है ना, ये डबल मेम्ब्रेनस वॉल से क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है, जिसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं. एनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड. अवर हार्ट हैज 4 चेम्बर्स. हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं. 4 चैम्बर होते हैं. 2 रिलेटिवली स्मॉलर अपर चैम्बर कॉल्ड एट्रिया. ऊपर के जो, जैसे ये 4 चैम्बर है तो ऊपर के जो है ये थोड़े छोटे होते हैं. एंड 2 लार्जर लोअर चैम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल. और नीचे के जो 2 होते हैं वो लार्जर होते हैं. ठीक है, उसे वेंट्रिकल्स बोलते हैं. और थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड दी इंटर एट्रियल सेप्टम. 2 एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम. ओके, सेपरेट द राइट एंड द लेफ्ट एट्रिया. जो लेफ्ट और राइट एट्रिया को सेपरेट करती है. वेयर एज थिक वॉल्ड द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. जैसे ये 2 एट्रिया के बीच में एक था, क्या था, एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम. और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या हो जाएगा, ये 2 वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम है ये थिक होता है. ओके, सेपरेट्स द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स. इस तरीके से द atrium and the ventricle of the same side are also separated by thick fibrous tissue called atrioventricular septum. अब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो होते हैं सेप्टम, ये वाले, ये भी सेप्टम प्रेजेंट होते हैं. क्या बोलते हैं हम उसको, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. However, each of the septa are provided with an opening through which the 2 chambers of the same side are connected. The opening between, देखो ये इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में पूछा गया है. क्या है, द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय वाल्व formed of 3 muscular flaps or cusp, the tricuspid valve. Okay, whereas a bicuspid or mitral valve, bicuspid को mitral valve भी बोलते हैं, guards the opening between the left atrium and the left ventricle, the openings of the right and the left ventricle into the pulmonary artery and aorta respectively. ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेते, फिर ऊपर का डायग्राम हम देख लेंगे. ठीक है, उसके बाद में क्या है, प्रोवाइडेड विद द सेमिल्यूनर वॉल्स. ठीक है, फिर दूसरा, द वॉल्स इन द हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन द वन डायरेक्शन. जो वॉल्स प्रेजेंट होती है वो ब्लड के फ्लो को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए अलाउ करती है. फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, दिस वॉल्स प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो. ये जो वेल्स प्रेजेंट होते हैं ये बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे एक बार हार्ट का स्ट्रक्चर मैं बता देती हूँ क्या चीज़ें हैं. देखो ये वेना कावा है, ये वेना कावा है, ये साइनोएट्रियल नोड है. इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे नीचे में. ये राइट एट्रियम, ये फिगर आप लोग देख लेना, यहाँ से चीज़ें देखना, अपनी एनसीईआरटी में पकड़ के बैठना. ठीक है, अभी नीचे का पैराग्राफ पढ़ेंगे ना तो चीज़ें समझ में आ जाएगी. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल. हमारा कंप्लीट हार्ट जो है वो कार्डियक मसल से बना हुआ होता है. द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया. एट्रिया की वॉल के कंपेयर में वेंट्रिकल की वॉल जो होती है वो थिक होती है. थिक मतलब मोटी होती है. A specialized cardiac musculature called the nodal tissue is also distributed in the heart. हार्ट के अंदर नोडल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. और पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम कॉल्ड द साइनोएट्रियल नोड, जिसे ऐसे नोड भी बोलते हैं. अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कॉल्ड द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जिसे एवी नोड भी बोलते हैं. A bundle of nodal fiber, atrioventricular bundle, AV bundle, continues from the AVN, which passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divides into the right and left bundle. These branches gives rise to minute fiber throughout the ventricular musculature of the respective sites and are called Purkinje fiber. और इन fibers को Purkinje fiber बोला जाता है. द नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई.
एंड इट इज़ ऑटो एक्साइटेबल, वो खुद से एक्साइट होता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर पाता है. However, the number of action potential that could be generated in a minute vary at different part of the nodal system. The SA node can generate the maximum number of action potential, that is 70 to 75 per minute. 70 से 75 पर मिनट एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है हमारा SA नोड, and it is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of heart. Therefore, it is called pacemaker. SA node को pacemaker बोलते हैं. Our heart normally beats 70 to 75 times in a minute, average 72 beats per minute. इतना होता है. ठीक है, कितना टाइम्स अपना हार्ट जो है वो बीट करता है? ऑन एन एवरेज 70 और 75 के बीच में 72 आ जाता है ना. तो 72 टाइम्स वो बीट करता है. कितने बार में? एक मिनट में उतना बीट करता है. उसके बाद में कार्डियक साइकिल देख लेते क्या चीज़ें हैं, कहाँ से ब्लड आता है, कैसे होता है ना. देखो, हाउ डज द हार्ट फंक्शन, हमारा हार्ट फंक्शन कैसे करता है. लेट अस टेक अ लुक. टू बिगिन विथ, ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन द रिलैक्स स्टेट. मान के चलते हैं कि चारों जो चेम्बर्स है हार्ट के वो रिलैक्स स्टेट में है. ठीक है, रिलैक्स स्टेट में है. दैट इज दे आर इन जॉइंट डायस्टोल. डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स्ड कंडीशन में होना, और चारों चेम्बर रिलैक्स स्टेट में है, मतलब जॉइंट डायस्टोल वाले स्टेट में है वो लोग. एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स आर ओपन. जब जॉइंट डायस्टोल में है तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व जो होंगे वो ओपन होंगी. ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स एंड वेना cava flows into the left and right ventricle respectively through the left and right atria. राइट एंड लेफ्ट एट्रिया से, वेना cava एंड पल्मोनरी वेन से जो ये है हमारे वेंट्रिकल्स वो फिल होने लगेंगे. ठीक है. The semilunar valves are closed at this stage. The SA node now generates an action potential which stimulates both the atria to undergo a simultaneous contraction, the atrial systole. This increase the flow of blood into ventricles by about 30%. The action potential is conducted to the ventricular side by AV node and AV bundle, from where the bundle of His transmit it through the entire ventricular musculature. This causes the ventricular muscles to contract, जिसे ventricular systole बोलते हैं. Okay, the atria undergoes relaxation, that is diastole. Systole condition जब बोलता है ना तो systole मतलब वो working है and diastole मतलब relaxing है. Coinciding with the ventricular systole increases the ventricular pressure, causing the closure of tricuspid and bicuspid valve. Due to attempted backflow of blood into the atria, as the ventricular pressure increases further, the semilunar valves guarding the pulmonary artery and the aorta are forced open, allowing the blood in the ventricular to flow through these vessels into the circulatory pathways. Fine. Then the ventricles now relax, ventricular diastole, and the ventricular pressure falls, causing the closure of semilunar valves, which prevents the backflow of blood into the ventricles. As the ventricular pressure declines further, the tricuspid and bicuspid valves are pushed open by the pressure in atria exerted by the blood which was being emptied into them by the veins. The blood now once again moves freely to the ventricles. The ventricles and atria are now again in the relaxed या joint diastole. As earlier, soon the SA node generates a new action potential and the events described above repeated in that sequence and the processes. जो sequence हमने अभी पढ़ा उसी sequence में हमारा फिर से cycle repeat होने लगता है. This sequential event in the heart which is cyclically repeated is called cardiac cycle. जो cycle की तरह repeat करता है उसको हम लोग cardiac cycle बोलते हैं. Cardiac cycle क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हार्ट की साइकिल है. एंड कार्डियक वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है मेनली
हार्ट के लिए, है ना। हार्ट कौन सा शेप का होता है भाई? यही शेप का होता है क्या हार्ट? हाँ, हम तो यार दीदी हार्ट यही शेप का होता है यही मानते हैं, है ना। पर हमारा हार्ट जो है ना, हमारे बंद मुट्ठी के शेप का होता है, साइज इतना ही होता है उसका, ठीक है। ये तो हम लोग पता नहीं क्यों ऐसा बना लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बना देना यही वाला हार्ट, ठीक है। चलो आगे क्या बोला? हम्म फिर से रीड कर ले इसको। हाँ, यहाँ से देखो, दिस sequential event in the heart which is cyclically repeated is called the cardiac cycle and it consists of systole and diastole. Systole मतलब working and diastole मतलब relaxing of both the atria and ventricles. As mentioned earlier, the heart beats 72 times per minute. जैसे हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि हमारा जो हार्ट होता है वो 72 टाइम्स बीट करता है एक मिनट में. That many cardiac cycles are performed per minute. From this it could be deducted that the duration of cardiac cycle is 0.8 सेकेंड. मतलब एक सेकेंड की भी नहीं होती है हमारी कार्डियक साइकिल, वो 0.8 सेकेंड की होती है. ड्यूरिंग a cardiac cycle, each ventricle pumps out approximately 70 ml of blood, which is called the stroke volume. Stroke volume कितना होता है? 70 ml. The stroke volume multiplied by the heart rate, number of beats per minute, give the cardiac output. मतलब 70 ml को 72 से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमें कार्डियक आउटपुट मिल जाता है. Therefore, the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute, and on an average it would be 5000 ml. 5000 ml मतलब 5 लीटर. 1000 ml मतलब 1 लीटर होता है ना, तो 500 ml मतलब 5 लीटर in a healthy individual. The body has the ability to alter the stroke volume as well as heart rate and thereby the cardiac output. For example, the cardiac output of an athlete will be much higher than that of an ordinary man. जो एक एथलीट होता है उसके कार्डियक आउटपुट जो है वो एक नॉर्मल मैन से ज़्यादा होता है. फिर क्या बोलता है? ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल two prominent sounds are produced which can be easily heard through stethoscope. The first heart sound लब, पहला हार्ट साउंड क्या है? लब है. एंड द सेकेंड हार्ट साउंड डब. जो लब किससे आता है? एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व. लब साउंड जो है ये ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने से प्रोड्यूस होता है. वेयर एज द सेकेंड हार्ट साउंड डब is associated with the closure of semilunar valves. मतलब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने से लब बना एंड सेमिलुनर वाल्व के बंद होने से डब बना. These sounds are of clinical diagnostic significance. ठीक है, उसके बाद में ECG के रिगार्डिंग देख लेते चीज़ें. ठीक है, देखो ECG को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं. ठीक है, ECG जो मशीन है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं और जो ग्राफ है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं. कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, देखो क्या है. यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विथ दिस सीन फ्रॉम अ टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शो. अ पेशेंट इज हुक्ड अप टू मॉनिटरिंग मशीन दैट शोज वोल्टेज ट्रेसेस on a screen and make this sound pip 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 पी. इस तरीके से हमने देखा है ना कि जैसे ECG पे जब लगाया जाता है पेशेंट को तो हम एक टीवी पे हमने, अब आपने असलियत में देखा नहीं पता नहीं, पर हॉस्पिटल में से स्क्रीन लगी होती है जहाँ पे उसकी हार्ट बीट्स बताई जाती है, हार्ट रेट बताया जाता है कि वहाँ पे कैसे. और जब इंसान ख़त्म हो गया, अब नहीं बचा कुछ, तो आवाज़ पिप 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 होके पी हो जाता है, मतलब इंसान ऊपर निकल जाता है. हाँ, इस तरीके से ये साउंड है. एज द पेशेंट गोज इनटू कार्डियक अरेस्ट, मतलब पेशेंट जो है वो कार्डियक अरेस्ट में जा चुका है. दिस टाइप ऑफ मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, मैंने बोला मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं और जो ग्राफ ऑब्टेंड होता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं.
ECG is a graphical representation of electrical activity of the heart during cardiac cycle. To obtain a standard ECG as shown in the figure, ये इस तरीके से दिए हुए होता है उसका ग्राफ. A patient is connected to the machine with 3 electrical leads. पेशेंट को 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स लगी होती है, 1 to each wrist and to the left ankle. हर रिस्ट पे, इधर ये रिस्ट पे एक एक लगा होता है और लेफ्ट एंकल पे लगा होता है. ठीक है. दैट कंटिन्यूअसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी फॉर अ डिटेल्ड इवेल्युएशन ऑफ द हार्ट फंक्शन. मल्टीपल लीड्स आर अटैच. और अच्छे से देखने के लिए मल्टीपल लीड्स भी अटैच किए जाते हैं इन द चेस्ट रीजन. हियर वी विल टॉक ओनली अबाउट स्टैंडर्ड ECG. Each peak in ECG is identified with a letter P, letter from P to T. P से T तक रिप्रेजेंट किया हुआ होता है. That corresponds to the specific electrical activity of the heart. P wave क्या रिप्रेजेंट करता है? P wave represents the electrical excitation or depolarization of the atria, which leads to the contraction of both द एट्रिया. ये P जो है ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया को रिप्रेजेंट करता है. फिर ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल. ये जो पार्ट है ये डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, विच इनिशिएट्स द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स शॉर्टली आफ्टर Q and marks the beginning of the systole. The T wave represents the return of ventricles from excited to normal state. That is repolarization. ये जो T wave है ये repolarization को represent करती है. The end of T wave marks the end of systole. Obviously, by counting the number of QRS complex that occur in a given time period, one can determine the heartbeat rate of an individual. Since the ECGs obtained from different individuals have roughly the same shape for a given lead configuration, any deviation from this shape indicates a possible abnormality. मतलब किसी का भी ECG निकालोगे तो इसी तरीके का ग्राफ मिलेगा, और अगर इसमें कुछ चेंज आ रहा है मतलब उसमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी है या फिर उसको कुछ बीमारी है. हेंस इट इज़ अ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस. इसीलिए हॉस्पिटल्स में ECG को बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंट रोल माना जाता है ECG वाले फैक्टर को. नाउ हम लोग देख लेते डबल सर्कुलेशन. थोड़ा सा ही बचा, ज़्यादा नहीं बचा. अब डबल सर्कुलेशन क्या होता है देख लो. डबल सर्कुलेशन क्या है? द ब्लड फ्लोज स्ट्रिक्टली बाय फिक्स्ड रूट. हमारा जो ब्लड है वो स्ट्रिक्टली फिक्स्ड रूट से ही फ्लो करता है थ्रू ब्लड वेसल्स, द आर्टरीज एंड वेन्स. बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स. ईच आर्टरी और वेन्स जो होती है उनमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है. एंड इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वामस एंडोथीलियम. स्क्वामस एंडोथीलियम से अंदर वाली लाइन बनी होती है. द ट्यूनिका इंटीमा अ मिडल लेयर ऑफ स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर. द ट्यूनिका मीडिया एंड ये ट्यूनिका इंटीमा जो है ये बाहर की है, सॉरी अंदर की लाइनिंग है. अंदर की लाइनिंग है. बीच वाली जो है वो ट्यूनिका मीडिया है एंड बाहर वाली जो है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना है. ट्यूनिका मीडिया इज कंपेरेटिवली थिन इन द वेन्स. कंपेरेटिवली आर्टरीज के कंपेयर में वेन्स में वो थिन होती है ट्यूनिका मीडिया. 3 लेयर से कौन सी? ट्यूनिका इंटीमा जो अंदर की तरफ है, ट्यूनिका एक्सटर्ना जो बाहर की तरफ है, एंड ट्यूनिका मीडिया जो बीच में है, मिडल में है. याद रहेगी चीज़ें? ओके. फिर हम आगे क्या पढ़ेंगे और As I mentioned earlier, the blood pumped by the right ventricle enters the pulmonary artery, whereas the left ventricle pumps blood into the aorta. The oxygenated blood pumped into the pulmonary artery is passed on the lungs, from where the oxygenated blood is carried by the pulmonary veins into the left atrium. This pathway constitute the pulmonary circulation. The oxygenated blood entering the aorta is carried by network of arteries, arterioles and capillaries to the tissues, from where the deoxygenated blood is collected by a system of
venules, veins, and vena cava, and emptied into the right atrium. This is the systemic circulation. The systemic circulation provides nutrients. O2 systemic circulation जो है वो क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंस टू द टिश्यू एंड टेक्स CO2 and other harmful substances away for elimination. A unique vascular connection exists between the digestive tract and liver called hepatic portal system. उसे हम लोग hepatic portal system बोलते हैं, जो मेनली किन किन के बीच में होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक और लीवर के बीच में होता है, उसको हम लोग हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं. द हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम intestine to the liver before it is delivered to the systemic circulation. A special coronary system of blood vessels is present in our body exclusively for the circulation of blood to and from the cardiac musculature. ये डायग्राम आप देख लेना, हमने देखा था ट्यूनिका मीडिया जो है वो आर्टरीज की थिक होती है एज कम्पेयर टू वेन. अब जब वेन से कंपेयर मतलब आर्टरीज में ये थिक है तो इसका जो ल्यूमेन है वो कम चौड़ा होगा और इसका ल्यूमेन बड़ा होगा. ठीक है, फिर रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी और डिसऑर्डर्स. इतना करने के बाद में चैप्टर खत्म हो जाएगा. देख लो, रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी. नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड. हार्ट की जो एक्टिविटीज़ होती है वो ऑटो रेगुलेटेड होती है, मतलब वो खुद से ही रेगुलेट कर लेता है. बाय स्पेशलाइज्ड मसल, जिसे हम नोडल टिश्यू बोलते हैं, जो हार्ट के आजू बाजू प्रेजेंट होती है. हेंस द हार्ट इज मायोजेनिक, इसलिए वो मायोजेनिक है क्योंकि वो खुद का काम या खुद को कंट्रोल खुद ही कर लेता है. और स्पेशल न्यूरल सेंट्रल इन द मेडुला ऑब्लंगेटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन through autonomic nervous system. Neural signals through the sympathetic nerves can increase the rate of heartbeat, the strength of ventricular contraction and thereby the cardiac output. On the other hand, parasympathetic neural signals, another component of ANS, decrease the rate of heartbeat. जो PNS है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो डिक्रीज करता है रेट ऑफ हार्ट बीट को, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट. एड्रिनल मेड्यूलरी हॉर्मोन्स कैन ऑल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट. ठीक है, उसके बाद में डिसऑर्डर्स देख लेते हैं कि डिसऑर्डर्स क्या क्या है हमारे हार्ट से रिलेटेड या सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड. पहला है हमारा हाई बीपी, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर. Hypertension is the term for blood pressure that is higher than normal. Normal BP हमारा 120/80 mm of Hg होना चाहिए. In this measurement 120 mm of Hg, millimeters of mercury pressure, is the systolic or pumping pressure and 80 mm of Hg is diastolic resting pressure. If repeated checks of blood pressure of an individual is 140/90 mm of Hg है या इससे भी ऊपर है तो वो उसको हम बोलेंगे कि इसको बीपी की प्रॉब्लम है. मतलब हमारा नॉर्मल 120/80 होना चाहिए, लेकिन ये बढ़कर कितना हो गया 140/90 हो गया, तो हम इसको बोलेंगे उनको बीपी का प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है. ठीक है, आगे देखो क्या है यहीं पर. ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिसीज एंड ऑल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी. हाई बीपी जो है वो हार्ट डिसीज तो करता ही है, लेकिन वो अफेक्ट किस किस को करता है? ब्रेन और किडनीज को करता है. देन कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या है, जिसे हम CAD बोलते हैं, कैड. कोरोनरी आर्टरी डिसीज ऑफन रिफर्ड टू एन एथेरोस्क्लेरोसिस. Atherosclerosis affects the vessels that supply blood to the heart muscle. It is caused by deposit of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissues which makes the lumen of arteries narrower. मतलब जो हमारी ल्यूमेन होते हैं आर्टरीज के, उसके बीच में
डिपॉजिट हो जाती है कैल्शियम, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, और कुछ फाइबर्स भी हो जाते हैं, जिससे ब्लड का फ्लो जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता। देन एंजीना क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंजीना पेक्टोरिस, अ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन। एक्यूट चेस्ट पेन जिसे हम एंजीना कहते हैं, अपीयर्स व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल, मतलब हार्ट मसल को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। एंजीना कैन ऑकर इन मेन एंड वुमेन ऑफ एनी एज। ये जो एंजीना है ये मेन और वुमेन में हो सकता है, किसी भी एज के हो, बट इट इज़ मोर कॉमन अमंग द मिडल एज एंड एल्डरली। और ये मिडल एज की जैसे 35, 40, 45 ये वाली एज में जनरली देखा जाता है। इट ऑकर्स ड्यू टू कंडीशंस दैट अफेक्ट दी ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो नहीं होने की वजह से ही तो हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता ना, उस वजह से ये चीज़ें होती है। उसके बाद में हार्ट फेल्यूर क्या चीज़ है? सॉरी बच्चों। हार्ट फेल्यूर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली। हार्ट फेल हो गया मतलब उसका जो काम है वो वही नहीं कर पा रहा है, पंपिंग करना काम है ना उसका, तो वो पंपिंग ही नहीं कर पा रहा है इफेक्टिवली enough to meet the needs of the body. It is sometimes called congestive heart failure because congestion of the lung is one of the main symptoms of this disease. खांसी आने लगी थी बीच में बहुत। नाउ आई एम ओके। देखो आगे का क्या बोल रहा है। It is sometimes called congestive heart failure because congestion of the lungs is one of the main symptoms of this disease. Heart failure is not same as cardiac arrest when the heart stops beating. जब हार्ट बीटिंग करना स्टॉप कर देता है हम उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। एंड हार्ट फेल्यूर अलग चीज़ होती है, ठीक है। और हार्ट अटैक व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज। और हार्ट अटैक क्या चीज़ है? जब हार्ट की मसल जो है वो सडनली डैमेज हो जाती है बाय एन इनएडेक्वेट ब्लड सप्लाई। और क्यों होता है? एक जितना ब्लड सप्लाई होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, ठीक है। मेरे एंड से चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। आप लोग अपनी एनसीईआरटी को रीड करो। रीड करने में प्रॉब्लम होता है तो आप क्लास को 2x पे लगा लो, हेडफोन्स लगाकर सुन लो, ठीक है। चीज़ें एक्टिव रिकॉलिंग में आ जाएगी बच्चे। आप जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको चीज़ें याद होती चलेगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एग्ज़ाम को ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 25-26 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। ध्यान रखो अपना, हेल्थ प्रॉपर रखो, क्योंकि हेल्थ ख़राब हो जाती है ना तो पेपर भी ख़राब हो जाता है। पैनिक नहीं होना है, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय।